और सब बढ़िया है, आप लोग ठीक हैं? चलिए तो आइए फिर शुरू करते हैं, जहाँ पे छोड़े थे वहीं से लेकर चलते हैं, ठीक है? आप लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? देखो, आप लोग रिवीजन करते रहना, ठीक ना? नोट्स बनाने मन करे तो बना लीजिए, जो मोटी मोटा आपको ठीक लगे नोट करते रहिए। और नहीं तो जब ज़रूरत पड़े तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा स्पीड पे देख के, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना? आप दोनों आप कर सकते हो, दोनों ठीक है। या तो नोट्स बना लो या तो ना बनाओ, दोनों ठीक है, ठीक है? वीडियो तो हमेशा रहेगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो आपको कोशिका के बारे में और डीएनए आरएनए ये दो चीज़ हम बता चुके हैं, सब कुछ डिटेल बता चुके हैं हर चीज़ को। हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक ना? अब थोड़ा सा देखना है आगे, ये कोशिका विभाजन जो आपको बताया थे कि सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। तो आज हम उसी के बारे में देखते हैं कि कैसे कोशिका विभाजन करता है, ठीक ना? चलिए हम अच्छे से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कोशिका विभाजन कौन करता है, कोशिका का विभाजन या कोशिका का निर्माण कौन करता है? तो सेंट्रोसोम, ठीक ना? वो विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम सेल का क्या करता है? डिविजिबल करता है, या सेल का निर्माण करता है, या सेल का विभाजन करता है, ठीक ना? इतना तो हम जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है, ठीक है? चलिए अब सेल डिविजिबिलिटी या सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं कैसे होता है। डिवीजन ऐसे ही है जी, सेल डिवीजन, DIVISION, ठीक ना? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन देखते हैं कैसे होता है, ठीक ना? तो कोशिका विभाजन 3 तरीके से होता है, ठीक है? कितने तरीके से? 3 तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं, तो देखो आपको कंफर्म बता रहे हैं, इसमें बायोलॉजी में हर एक चीज़ को, हर एक छोटा पॉइंट हो या बड़ा पॉइंट हो, सारे पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक ना? इसमें कुछ छूट नहीं रहा है आपका, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना? जैसे SSC हुआ, चाहे MTS हुआ, CHSL हुआ, ठीक ना? उसके साथ साथ रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, किसी में भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्लास को ले सकते हो, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक ना? ये नहीं है कि बस कंपटीशन के लिए ही या फिर सिर्फ हाई स्कूल इंटर के लिए ही, जैसे जो आप पढ़ोगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक ना? तो आइए इसको देखते हैं, ये 3 प्रकार से होता है, ठीक ना? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। पहला होता है असूत्री, ठीक ना? पहला होता है असूत्री, ठीक ना? पहला होता है क्या? असूत्री, एमिटोसिस, एमिटोसिस कहा जाता है या एमाइटोसिस कहा जाता है, ठीक ना? एमिटोसिस, एमिटोसिस, ठीक ना? देखिए इसमें क्या होता है, असूत्री कह रहा है ना, असूत्री यानी कोई सूत्र नहीं। इसका जब डिविजिबिलिटी होता है या सेल का विभाजन ये करता है, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक जो भी जितना भी चाहता है उतना सेल बनाते जाता है, ठीक ना? इसका कोई रूल नहीं है कि इतना सेल बना देना है उसके बाद बंद कर देना है, मतलब ये कंटिन्यू बनाता रहेगा। और इसको रोकने वाला या कोई अवरोध पैदा ना करे तो ये कंटिन्यू इतना ज़्यादा बना देगा कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे कोरोना एक बीमारी था, वायरस था। वायरस बैक्टीरिया में क्या होता है,
कि वायरस जब आपके शरीर में घुस जाता है कहीं पे, जैसे कोरोना को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे। कोरोना आया हमारे शरीर में, फेफड़े में क्या हुआ, फेफड़े में अपना जगह बनाया और वहाँ पे अपना कोशिका का निर्माण शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा कोशिका का निर्माण किया कि जो फेफड़े में एल्वियली होता है उसको भर दिया। जब उसको भरने लगा कोशिका को, तो क्या हुआ कि हमारा फेफड़ा जब सांस लेता है तो जो फेफड़े में एल्वियली होता है वही क्या करता है कि ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर गैस को छान के किनारे करता है, साइड करता है, ठीक ना। ब्लड में ऑक्सीजन वही मिलाता है, एल्वियली। एल्वियली में ही सारे सेल भर चुके थे, कौन, कोरोना के, ठीक ना। कोई भी वायरस किसका बना होता है, तो आपको बताया था प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। उसमें प्रोटीन होगा, न्यूक्लियस होगा, एक राइबोसोम होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक ना। और कुछ होता ही नहीं है, 3-4 आइटम होता है तो तुरंत जल्दी जल्दी निर्माण कर देते हैं, ठीक ना। और वो पूरे फेफड़े में पूरा वो एल्वियली को ही भर दिए थे सब, इसलिए सांस लेने में ऑक्सीजन ब्लड तक जा नहीं पा रहा था, और ब्लड तक नहीं जा पा रहा था तो ब्लड हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पा रहा था। और ऑक्सीजन जब हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा तो ऑक्सीश्वसन नहीं होता है, ऑक्सीश्वसन नहीं होता तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलता, क्रेब्स साइकिल नहीं चलता तो एनर्जी का निर्माण नहीं होता है, एनर्जी का निर्माण नहीं रहता। तो वही जब कोरोना सबको हुआ था तो देखना आप महसूस किए होंगे कि शरीर थका थका लग रहा था, ठीक ना। शरीर थका लगा रहेगा, ऐसे चलते रहेंगे सब, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर में एनर्जी बनी नहीं रही है उतना जितना ज़रूरत है शरीर को, ठीक ना। तो फिर कैसे आदमी फ्रेश महसूस करेगा, ठीक ना। तो आइए इसी को देखते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें एक कोशिका है, न्यूक्लियस है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस बहुत जल्दी ऐसे बढ़ करके और 2 न्यूक्लियस में ये टूट जाता है, ठीक ना। 2 न्यूक्लियस में हो जाता है और दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक ना। ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस ये और एक न्यूक्लियस ये, यानी एक कोशिका ये हो गया और एक कोशिका ये हो गया। इस कोशिका में क्या होगा, एक राइबोसोम हो जाएगा और एक क्लोरोप्लास्ट होगा, एक न्यूक्लियस, 3 चीज़ हो गया। इसमें भी 3 चीज़ हो गया, ठीक ना। इसके कोशिका का दिमाग कौन है, न्यूक्लियस, और इसमें क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। किसी भी वायरस बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, आरएनए। कोई भी छोटा छोटा चीज़ जो आप नंगी आंखों से ना देख पाएँ, ठीक ना, माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, उसमें क्या पाया जाएगा, तो आरएनए पाया जाता है। और जितने बड़े जीव होते हैं जो विकसित होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा, तो डीएनए पाया जाता है, ठीक ना। आरएनए को डीएनए में कौन चेंज करता है आपको बता चुके हैं, ठीक ना। आरटीपीसीआर मशीन, उसका फुल फॉर्म बता चुके हैं, सब कुछ हो चुका है उसमें, ठीक ना। दूसरा होता है समसूत्री, समसूत्री। दूसरा क्या होता है, समसूत्री। ये होता है माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक ना। क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं माइटोसिस में, ठीक ना। माइटोसिस में क्या कौन लोग आएंगे, तो हम लोग आते हैं। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया, ठीक है, या आप सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, मान लो हमारे शरीर में कहीं फोड़ा हो गया, ठीक है, तो आप जानते हो फोड़ा होता है तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं और वही मवाज बन करके निकल जाती हैं। जब बन के निकल जाती हैं तो वहाँ क्या होता है, फोड़ा को गड्ढा लगता है, फोड़ा गड्ढा लगता है ना, जब फोड़ा फूट जाता है, निकल जाता है उसके अंदर का मवाज वगैरह, तो फोड़ा क्या होता है, गड्ढा लगता है, ठीक है। उसके बाद उस पर देखना कि एक पतला सा परत बनेगा पहले, ठीक ना। जैसे मान लो ये फोड़ा है ना, ये फोड़ा है, तो फोड़े पे सबसे पहले एक पतला सा परत बनेगा और उस परत के अंदर धीरे धीरे कोशिका का निर्माण होगा, ठीक ना। कोशिका विभाजन होगा इस गड्ढे को भरने के लिए, और जब ये गड्ढा भर जाएगा ना तो ऊपर वाला जो परत रहेगा वो काला हो जाता है और काला हो करके छोड़ देता है। जैसे वो छोड़ेगा देखना इसके अंदर में पूरा लाल टाइप का रहेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब फोड़े में जितना कोशिका चाहिए उतना कोशिका का निर्माण हो जाता है, उसके बाद कोशिका का निर्माण रुक जाता है ऑटोमेटिक, ठीक ना, ऑटोमेटिक रुक जाता है। हमारा न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में आप जानते हो न्यूक्लियस ही ब्रेन होता है किसका, कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस क्या करता है कि जब उतना निर्माण हो जाता है कोशिका का तो उसको बंद कर देता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वायरस वगैरह में वो रुकते ही नहीं है, जब तक कोई एंटीबॉडी ना लिया जाए या कोई दवा वगैरह ना लिया जाए तब तक ये रुकता ही नहीं है, जब तक इसका इलाज ना हो जाए। लेकिन ये क्या होता है कि एक निश्चित अवस्था में जा करके कि मतलब जितना ज़रूरत हो उतना कोशिका का निर्माण हो जाए और उसके बाद बंद हो जाए, ठीक ना। अगर ये मान लीजिए कि कहीं चोट लग गया, कहीं फोड़ा हो गया, वहाँ पे कोशिका का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और असूत्री के नियम के अनुसार होने लगे तो वहाँ पे एक समय के बाद फोड़ा तो भर जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोशिका का निर्माण हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है, तो क्या होगा कि वो लगातार बढ़ने लगेगा। तो पता चले इतना यहाँ पे छोटा सा फोड़ा हुआ, वो ठीक होते होते उसके बाद वही एक बड़ा सा बन गया, तो पता चला इतना बड़ा आलू टाइप का लटक गया, अब इसको लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता है, जितना कोशिका का जरूरत है उतना निर्माण होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक रुक जाता है, ठीक ना। समझ गए समसूत्री क्या होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब कैसे विभाजन होता है उसको आगे देखा जाएगा, ठीक ना। तो ये इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें मानव आएंगे, ठीक है, जो बड़े एनिमल होते हैं, जो भी एनिमल में जो भी आएंगे, ठीक ना, वो सब क्या होंगे, इसके अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक ना। मानव, हाथी, जानवर, कोई भी हुआ, ठीक ना, जिसको आप देख सकते हो, वो सब किसमें आएंगे, समसूत्री में, ठीक है। समझ गए। मतलब इसमें जब कोशिका विभाजन होता है तो एक नियम से होता है, ठीक है ना, एक नियम से होगा और जितना ज़रूरत है उतना हो जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा होता है अर्धसूत्री, ठीक है, क्या होता है, अर्धसूत्री। एक होता है अर्धसूत्री जिसको बोला जाता है मियोसिस, अर्धसूत्री, इसको बोला जाता है मियोसिस। इसमें क्या होता है कि जब प्रजनन का काम होता है, ठीक ना, जैसे जब कोई औरत, कोई लेडी जब गर्भवती होती हैं सब, ठीक ना, तो उस टाइम पे जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है मियोसिस या अर्धसूत्री, ठीक ना। उसमें कब होगा, ये प्रजनन के टाइम पे, जब प्रजनन होता है उस टाइम पे कौन सा होगा, तो अर्धसूत्री होगा। अर्धसूत्री हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, ठीक ना, अर्धसूत्री हमेशा एक्टिव नहीं होता है। ये कब होगा, जब प्रजनन का काम होगा, जब प्रजनन जरूरत पड़ेगा उस टाइम पे कौन एक्टिव होगा, तो अर्धसूत्री। जैसे बच्चे का निर्माण करना है, जैसे आप जानते हो कि एक पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। एक महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। लेकिन बच्चे में कितना होते हैं, तो आप 23 दोनों नहीं जोड़ दोगे कि 46 जोड़ी होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, 46 जोड़ी होता नहीं है, उसमें भी 23 जोड़ी होते हैं, तो कैसे आधा आ गया, तो वही अर्धसूत्री कहलाता है, ठीक ना। अर्धसूत्री के नियम अनुसार ही क्या होते हैं, 46 से वो 23 हो जाते हैं, ठीक ना, या 23 जोड़ी से वो कम हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं, ठीक ना। 46 से वो क्या हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, ठीक ना। तो बारी बारी हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, कि अर्धसूत्री क्या होता है, समसूत्री क्या होता है, असूत्री क्या होता है, ठीक है, कैसे विभाजन होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही चीज को कई बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक ना। बाकी आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह करते रहो जी, थोड़ा संख्या बढ़ जाए, ठीक ना। संख्या बढ़ जाएगा तो फिर लाइव आएंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। और वैसे भी रेलवे का वैकेंसी आने वाला है, ठीक ना, रेलवे का आएगा, यूपी पुलिस आ ही गया है, ठीक है, और जीडी का हो गया है, चल जीडी तो मतलब भरा गया फॉर्म, पुलिस वाला भरा रहा है, यूपी पुलिस का 16 तारीख को लास्ट डेट है,
तो अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस टाइप, ठीक ना, तो अगर वो साइंस पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। मतलब यूपी पुलिस में, जीडी में बहुत हल्का क्वेश्चन आता है। जैसे लाइसोसोम के बारे में पूछ लेगा, कोशिका का आत्मघाती किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, ठीक ना। कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक ना। कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक ना, ज़्यादा डीपली नहीं जाता है। लेकिन अगर आप कभी कभी बच्चे सब पीसीएस वगैरह देते हैं, तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन इसमें से लड़ जाएगा, ठीक ना। पीसीएस लेवल अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप देखना, महसूस करना कि शायद इसमें से कुछ आ जाए, ठीक ना। क्योंकि इसमें हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमें जितना अनुभव है, जितना हम पढ़ चुके हैं इसमें, हमें नहीं लग रहा कि इसमें कुछ छूट रहा है, ठीक ना। बाकी आपको जो लगे, ठीक ना, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा ही, ठीक ना। चलिए, असूत्री क्या होता है, इसको अब अच्छे से समझते हैं। आपको बताए थे कि कोई भी वायरस होगा तो किसका बनता हुआ है, प्रोटीन का बनता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक क्लोरोप्लास्ट होगा, एक न्यूक्लियस होगा, और एक क्या होता है, एक राइबोसोम होता है। कौन सा राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम, 70S, ठीक ना, आपको बताए थे, भूलना नहीं, 70S। कौन सा राइबोसोम, तो 70S, ठीक ना। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक प्रोटीन का ही बना होता है स्पिंडल फाइबर, ठीक ना, इस टाइप का होता है, इस टाइप का, मतलब एक धागे का जैसा, ठीक ना, इस टाइप का एक स्पिंडल फाइबर होता है, ठीक ना। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल फाइबर होता है, वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। किसका बना होगा, प्रोटीन का। ये क्या करता है कि इस कोशिका पर आकर के लग जाता है, स्पिंडल फाइबर उसी में निर्माण होता है कोशिका पे, ठीक ना, और आकर के कोशिका पे लग जाएगा, कोशिका के अंगों पर ऐसे इसको बांध देगा, ठीक ना, ऐसे इसको क्या करेगा, बांध देगा। न्यूक्लियस को, राइबोसोम को और क्लोरोप्लास्ट को, तीनों को बांध देगा। बाकी स्थान में इसमें जीव द्रव्य होते हैं। जीव द्रव्य मतलब कोशिका द्रव बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जल भरा होता है, ठीक ना। ये कोशिका द्रव होता है, द्रव्य भी बोलते हैं सब, ठीक ना। कोशिका द्रव भरा होता है, ठीक ना। इसी में ऑक्सीजन श्वसन होता है। हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन श्वसन होता है, और इनमें क्या होता है, इस द्रव में ही क्या होता है, ऑक्सीजन श्वसन होता है, ठीक। तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आ करके कोशिका के अंगों पर लग जाएंगे, ठीक ना। ये राइबोसोम पे लग गया, न्यूक्लियस पे लग गया और क्लोरोप्लास्ट पे लग गया। जब ये लग जाता है तो इनको धीरे धीरे करके दो भागों में बांट देता है, ठीक ना। तो जैसे कोशिका हो गया, ये न्यूक्लियस पे लगेगा और न्यूक्लियस को दो भागों में बांट देता है। तो एक भाग एक ध्रुव की तरफ और एक भाग दूसरे ध्रुव की तरफ बढ़ जाता है। समझ में आ रहा ना। जब न्यूक्लियस के ऊपर स्पिंडल फाइबर लगेगा तो न्यूक्लियस को दो भागों में बांट देता है। जब दो भागों में बांटेगा तो एक न्यूक्लियस एक ध्रुव की ओर और एक न्यूक्लियस दूसरे ध्रुव की ओर, ठीक है। इसी प्रकार से राइबोसोम पे ही लगेगा, राइबोसोम के भी दो भाग में बांटेगा, एक राइबोसोम इधर और एक राइबोसोम इधर, ठीक। और एक क्लोरोप्लास्ट इधर, एक क्लोरोप्लास्ट इधर और एक क्लोरोप्लास्ट इधर, ठीक। ऐसे बट गया। अब ये जब बट गए तो ये अपने ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताए थे कि जब ऐसे होता है, क्या होता है, एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर, ठीक ना। दोनों बट गए, दो ध्रुव की ओर चले गए। ऐसे दोनों अपने अपने ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाएंगे तो बीच में इसमें क्या होगा, एक स्पिंडल फाइबर लग जाएगा और इसको क्या करेगा, बीच से ही डिवाइड कर देगा, एक इधर एक इधर, ठीक ना।
दोनों अलग अलग हो गए, दो भाग में हो गए, ठीक। तो ऐसे ही विभाजन हो जाता है। अब इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, राइबोसोम होगा, तीन ही होता है। बाकी क्या होते हैं, जीव द्रव होते हैं, ठीक ना, या द्रव होता है, जल भरा होता है। तो ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। जब इसीलिए ये जल्दी जल्दी अलग हो जाते हैं और ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चलती है, ठीक ना, ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से, इसमें कुछ होता नहीं है। प्रोटीन होता है तो छोटा पार्ट होता है, छोटा वाला प्रोटीन होता है 70S, बहुत कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है इनको, तो तुरंत प्रोटीन का निर्माण कर देगा, ये इसको एनर्जी दे देगा और न्यूक्लियस इसका दिमाग का काम करेगा। न्यूक्लियस के ऊपर कोई झिल्ली नहीं होता, हम लोगों के न्यूक्लियस के ऊपर एक झिल्ली होता है, ठीक ना, न्यूक्लियस झिल्ली बोला जाता है उसको। इसमें जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, इसमें पानी भरा होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है। तो बहुत जल्दी ये अलग भाग और ये अलग भाग में बट जाते हैं, ठीक है। और जब बट जाएंगे तो एक न्यूक्लियस, एक राइबोसोम और एक क्लोरोप्लास्ट इसमें, और दूसरे में एक न्यूक्लियस, एक राइबोसोम और एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दो कोश का निर्माण हो गया। ऐसे ही बहुत तेज़ी से क्या होता है, ये अपने आप को बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए जब कोरोना आया था ना, तो पहले तो शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन जब एक बार शुरू हो जाता था ना इसका, जब कोश का निर्माण करना शुरू कर देता था तो ये रुकने का नाम भी नहीं लेता था, इतना ज़्यादा कोश का निर्माण होता था। फिर आपको एंटी एंटी क्या, जब आपको कोवैक्सीन लगा तब धीरे धीरे क्या हुआ, ये शांत हुआ, ठीक ना, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही कोशिका का निर्माण वायरस में बहुत तेज़ी से होने लगता है, ऐसे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम होगा, तुरंत स्पिंडल फाइबर लगेगा, उसको दो भागों में बांट देगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं समसूत्री। समसूत्री क्या होता है। चलिए आइए अब देखते हैं समसूत्री में। समसूत्री माइटोसिस, ठीक ना। समसूत्री में क्या होता है कि ये प्रक्रिया के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से चलते हैं, ठीक ना। ऐसे नहीं है कि तुरंत स्पिंडल फाइबर लगा और दो भागों में बांट दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक नियम होता है, ठीक ना। इसमें कई फेज होते हैं। एक होता है इसका, एक होता है इंटरफेज, एक होता है इंटरफेज, एक होता है प्रोफेज, ठीक ना, एक होता है प्रोफेज, एक होगा प्रोफेज, और एक होता है मेटाफेज, एक होता है मेटा, एक होता है मेटाफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनोफेज, एक होता है एनोफेज, और एक होता है टेलोफेज, ठीक ना, दिख रहा है ना सबसे। कौन कौन होगा, एक होगा इंटरफेज, एक होगा प्रोफेज, एक होगा मेटाफेज, एक होगा एनोफेज और एक होगा टेलोफेज, ठीक है। इंटरफेज ये सबसे बड़ी टाइम पीरियड होता है, ठीक ना। जो इंटरफेज होता है ये सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक ना। इसमें हर एक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, ठीक ना। जब किसी भी चीज़ का जब शुरुआत होता है तो क्या होता है, टाइम लगता है, आप जानते ही हैं। तो ये लंबा टाइम लेता है, बड़ा होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, यह न्यूक्लियस क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक ना। क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, या शुरुआत होता है, मतलब धीरे धीरे न्यूक्लियस जो होगा वो कोश का विभाजन के टाइम पे न्यूक्लियस धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक ना। शुरुआत होगा, बढ़ाना शुरू करेगा, ठीक है। इसमें टाइम लगता है। शुरुआत में पूछता है कि सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, तो इंटरफेज में, ठीक ना।
इसमें न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस और सारे अंग कोशिका के जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब होते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा ना, इसमें बढ़ाना शुरू करेंगे और ये बड़ा फेज होता है। ठीक ना, ये प्रारंभिक फेज होता है या फिर बड़ी फेज होता है। और इसमें क्या होता है, कोशिका का जो न्यूक्लियस होगा और उसके पार्ट हो गए वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाएंगे। ठीक ना, अपने आप को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा आता है प्रोफेज। ठीक ना, इस प्रोफेज में जो स्पिंडल फाइबर होगा ना, जो स्पिंडल फाइबर होगा, जो स्पिंडल फाइबर होगा इसका निर्माण होना शुरू होता है। स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक ना, कोरोना टाइप का नाम समझिएगा कि स्पिंडल फाइबर बना तुरंत लग गया, उसमें स्पिंडल फाइबर बनता है तुरंत लग जाता है और तो उसको विभाजित कर देता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इसमें सारे अंगों पे लगता है। ठीक ना, और लगभग 6-7 अंग तो हो ही जाते हैं, तो सब पे लगेगा और धीरे धीरे उसको विभाजित करता है। तो ये नियम के तहत चलता है, इसीलिए इसको समसूत्री में रखा जाता है। ठीक ना, स्पिंडल फाइबर का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक, जो मेटाफेज होता है इसमें स्पिंडल फाइबर बन करके तैयार हो जाता है और सारे कोशिका के अंगों पर धीरे धीरे लग जाता है। ठीक ना, कोशिका के अंगों पर क्या होगा, धीरे धीरे लग जाएगा। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर इस मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में इसमें जो स्पिंडल फाइबर होगा वो बन करके तैयार हो जाता है। ठीक ना, और कोशिका में सारे अंगों पे धीरे धीरे ये लग जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा। ठीक ना, इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर तैयार हो जाएगा और सारी कोशिका पे जो कोशिका का अंग होगा, ठीक ना, कोशिका अंग पर क्या होगा, सारे पे लग जाएगा। ठीक ना, इस पे कोशिका को विभाजन करने के लिए ये तैयार हो जाता है। ठीक ना, ये कोशिका विभाजन करने के लिए कोशिका के अंगों को विभाजन, पहले ये कोशिका के अंगों, कोशिका के अंदर जो होता है, जैसे कोशिका है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है। ठीक ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, ये सब है ना, इस पे लग जाता है और इन सबको विभाजित करना शुरू कर देता है 2 भाग में। ठीक ना, ये नहीं कि विभाजित मतलब चूर चूर कर दें। ठीक ना, तो इसको 2 भाग में बांटना शुरू कर देता है। ये तैयार हो जाता है सब कुछ, इसमें हर चीज़ अपना स्थायी मतलब जो स्थान लेना चाहिए वो अपना स्थायी स्थान ले लेते हैं सब। ठीक ना, स्थायी हो जाते हैं। प्रक्रिया शुरू होती है किसका, विभाजन का। इसीलिए जब कोई रिसर्च किया जाता है, ठीक ना, तो इस मेटाफेज पर ही किया जाता है। ठीक ना, अध्ययन के लिए सबसे आसान कौन फेज होता है, तो मेटाफेज होता है, क्योंकि इस पे स्पिंडल फाइबर लग जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक ना, बस कोशिका विभाजन करना ही रह जाता है। तो मेटाफेज को अध्ययन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक ना, किसके लिए, स्टडी के लिए, स्टडी के लिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है, स्टडी के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, स्टडी के लिए पूछ लेता है कभी कभी कि कोशिका विभाजन के समय समसूत्री में कोशिका विभाजन के समय कौन सा फेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है अध्ययन के लिए, तो कौन सा होगा, तो मेटाफेज होगा। ठीक ना, इसमें सारे स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, सारे पार्ट पे लग जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। एनोफेज में क्या होता है कि सारे जो कोशिका के अंगों पर जो लगे थे स्पिंडल फाइबर वो कोशिका को अलग कर देते हैं, कोशिका के अंगों को। जैसे राइबोसोम पे लग गया तो राइबोसोम को 2 भाग में बांट देगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे लग गया, माइटोकॉन्ड्रिया को एनोफेज में क्या करते हैं, 2 भाग में बांट देता है, सेंट्रोसोम को 2 भाग में बांट देगा, सबको 2 भाग में बांट देगा। किस फेज में, तो एनोफेज में। एनोफेज में कोशिका के अंगों पर लगे हुए स्पिंडल फाइबर उस अंग को 2 भागों में बांट देता है। सबसे पहले न्यूक्लियस बढ़ता है। ठीक ना, सबसे पहले न्यूक्लियस बढ़ता है, चूंकि ये कहीं पूछना नहीं है कौन पहले बढ़ता है, लेकिन ये न्यूक्लियस सबसे पहले, क्योंकि ब्रेन है, ब्रेन जब बटेगा तो वो अपने हिसाब से सबको क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन बढ़ जाता है 2 भाग में। जब ब्रेन बढ़ता है
तो ऐसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, जब बटना शुरू होगा एनोफेज में, जब ये बट जाता है तो ये अपने ध्रुव की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने ध्रुव की ओर या बढ़ जाते हैं इस फेज में। इस फेज को निकलते निकलते सारे जो पार्ट होते हैं कोशिका के अंदर वो अपने अपने ध्रुव की ओर, जैसे एक ध्रुव ये हो गया, एक ध्रुव ये हो गया, ठीक ना, दोनों अपने अपने ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें एक न्यूक्लियस हो जाएगा, एक राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा, वैक्यूल होगा, ठीक ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एक क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया, ठीक ना, राइबोसोम हो गया, ठीक ना, एक लाइसोसोम हो गया, सारे चीज, ठीक ना, सारे चीज क्या हो गए इसमें इधर आ गए इस ध्रुव की ओर। और इस ध्रुव की ओर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के ऊपर झिल्ली हो गया, ठीक ना, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक ना, एक सेंट्रोसोम हो गया, इसमें भी सेंट्रोसोम हो गया। ये अपने ध्रुव की ओर बढ़ गए हैं। अब इसके बीच में एक स्पिंडल फाइबर लग जाएगा, ठीक ना, इसी टाइम पर प्रोफेज में बनना शुरू हो जाता है और मेटाफेज पे इस पे लग जाता है, ठीक ना, मेटाफेज में इसमें लग जाता है। और मियोफेज में क्या होता है, एनोफेज में, मियो नहीं सॉरी, एनोफेज में ये अपने ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं और बीच में ये दब जाते हैं, ठीक ना, बीच में से क्या होंगे, दब जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर इसको दबाना शुरू कर देता है। और टेलोफेज में कुछ नहीं होता है, बस इसी को दबा करके दोनों को अलग कर दिया जाता है कि ये कोशिका ये हो गया, एक कोशिका ये हो गया। टेलोफेज में दो भाग में बट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। टेलोफेज में कुछ नहीं होता है, बस ये यहाँ तक काम हो गया। अभी इसको अलग, इसको अलग, बस दो भाग में बांट देता है स्पिंडल फाइबर, ठीक ना। स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें फाइबर लगा है तो हो सकता है कि कुछ और हो, ठीक ना, तो प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आते हैं अर्धसूत्री पे, ठीक है, अर्धसूत्री पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अगर इसके बाद भी अगर कहीं कंफ्यूजन होगा या आपको न समझ में आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। समझ में आया हो तो भी कर दीजिए, न समझ में आया हो तो भी कर दीजिए। तो जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा होगा या जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो उसको हम फिर से बता देंगे, वह ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आपको समझा पाएँ, ठीक ना, आपको समझाएं बेसिक जो लैंग्वेज है इस पर, ठीक ना, कि आप अच्छे से समझ जाएं। यही हमारा क्या है, परम उद्देश्य है, ठीक है। अब आइए अर्धसूत्री, अर्धसूत्री। अब आ जाइए अर्धसूत्री में, इसको कहते हैं मियोसिस, मियोसिस, ठीक है, इसको कहेंगे मियोसिस। इसमें क्या होता है, देखो ये कब शुरू होगा, तो ये कब एक्टिव होता है, तो प्रजनन के समय क्या होगा, एक्टिव होगा। प्रजनन, जब प्रजनन का काम शुरू होता है तो उसी टाइम पर ये अर्धसूत्री क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे आप जानते हो किसी भी मेल के अंतर, किसी भी मेल के अंदर क्या होता है, तो 46 गुणसूत्र होगा या 23 जोड़ा गुणसूत्र होगा, या तो 23 जोड़ा होगा या तो 46 होगा, ठीक ना, 23 जोड़ा या 46, ठीक। कोई फीमेल होगी, कोई अगर फीमेल होगी तो इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे या फिर 23 जोड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 23 जोड़े को हम मिटा देते हैं, ठीक ना, 23 जोड़ा, या इसको आधा करोगे तो जोड़ा बन जाएगा, ठीक ना। जैसे 12 को अगर आधा कर दोगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, और 6 को जोड़ा कर दोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा, ये 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ा, ठीक ना। अच्छा, अगर आप सोचिए अगर अर्धसूत्री विभाजन ना हो कोशिका में तो क्या होगा। तो जो बच्चे होंगे, आप जानते हो बच्चे में क्या होता है, दोनों का गुण जाता है। आप सुने होंगे या आप देखे होंगे कि
कई लोग कहते हैं कि ये बच्चा अपने पापा में चला गया है, लेकिन इसका जैसे चेहरा इसके पापा में चला गया और इसका कलर इसकी मम्मी में चला गया। इसका आँख तो इसकी मम्मी जैसा लग रहा है, या इसका मुंह तो इसके पापा जैसा लग रहा है, ढाका जैसा, ठीक ना। बहुत कहते हैं सब कि दोनों का गुण आ गया है, जैसे नहीं कहते हैं सब कि इसका जो बाल है ये इसके पापा टाइप का हो गया है, झड़ गया पूरा, ठीक ना, टकला हो गया या पक गया। जो भी मतलब कहने के लिए आप तो समझ सकते हैं कि दोनों का गुण क्या होता है, बच्चे में आता है, दोनों का गुण बच्चे में आएगा, ठीक ना, समझ गए ना। गुणसूत्र में ही डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, जीन में ही सारा इन्फॉर्मेशन होता है कि हमारा कोई मानव है तो मानव के बच्चे को मानव ही बनाना है, तो मानव में क्या होगा, 2 कान होगा, और दोनों कान किस साइड में होगा उसको पता है, डीएनए में इन्फॉर्मेशन है। आँख दोनों है, दोनों आँख कहाँ लगेगा उसको पता है। चेहरे में कितना हड्डी होना चाहिए उसको पता है। उसके 2 हाथ बनाना है, 2 पैर बनाना है, उसको डीएनए में सब इन्फॉर्मेशन फिक्स है। कभी कभी परमाणु बम जब गिर जाता है तो उस डीएनए का, ठीक ना, जो जीन होता है उसी को इन्फॉर्मेशन को ही मिटा देता है, हटा देता है। तो कंफ्यूज हो जाता है डीएनए कि भाई इन्फॉर्मेशन तो गया, अब इसको बनाए कैसे हम। तो वही कभी कभी पैर में लंगड़ा कर देगा। जैसे आप हिरोशिमा नागासाकी देखे होंगे कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत दिनों तक अपाहिज पैदा होते हैं, ठीक ना, अभी भी कुछ होते हैं, बहुत कम होते हैं अब तो क्या होता है कि जब जीन बनाना शुरू कर देता है बच्चे को तो वो इन्फॉर्मेशन तो ख़त्म हो गया, कुछ ऐसा नहीं कि सारा इन्फॉर्मेशन ही गया, कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकल गया, तो बाकी बचे हुए इन्फॉर्मेशन से ही वो क्या करता है, निर्माण करता है बच्चे का। तो उसी में क्या होता है, कंफ्यूज होता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो जैसा बनाना चाहता है, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाता है, ठीक ना, समझ गए आप। तो जो चाइल्ड होगा, ठीक ना, जो चाइल्ड होगा इसमें क्या होगा कि इसमें से और इसमें से ये 23 यहाँ से आ गया और 23 यहाँ से आ गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 46। बच्चे में भी 46 हो गया, ठीक ना, बच्चे में भी 46 हो गया। अगर मान लीजिए ये 46 भी आ जाए और ये भी 46 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। मान लीजिए ये भी 46 आ जाए इसमें और ये भी 46 इसमें आ जाए तो 92 होगा। तो पता चले बच्चे को 5-6 हाथ हो गया, 4-5 ठो आँखें हो गया, 2-3 मुंडी हो गया, जैसे ये सिर हो गया, 2-3 हो गया, 5-6 ठो पैर हो गया, ठीक ना। तो कुछ भी हो सकता है कि पंख निकल जाए। भाई अगर एक गुणसूत्र कम बेसी होता है तो आदमी को सिंड्रोम हो जाता है, ठीक ना, कुछ भी हो जाता है। तो अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, दुगुना हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्या अनुमान लगाया जाए, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। पता चले कि इन्फॉर्मेशन को डबल करने लगे सब कुछ, कि 2 हाथ है तो 4 हाथ बनाओ, 2 आँख है तो 4 आँख बनाओ, 2 कान है तो 4 कान बनाओ, ठीक ना, सब कुछ डबल बना देगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। देखिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। मेल फीमेल में क्या होगा, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है, एक बोला जाता है ऑटोसोम, एक को बोला जाता है ऑटोसोम और एक को बोला जाता है ऑलोसोम, ठीक ना। एक को बोला जाएगा ऑटोसोम और एक को बोला जाएगा ऑलोसोम। अरे रुकिए, एक गड़बड़ हो गया। 46 जो होता है, ठीक ना, इसके 2 भाग करते हैं, इसके 2 भाग होता है, ठीक ना। इसके कितने भाग होंगे, 2 भाग। एक होगा ऑटोसोम और एक होगा ऑलोसोम। एक होगा ऑटोसोम और एक होगा ऑलोसोम, ठीक ना। इसमें भी सेम चीज़ है तो इसमें भी सेम होगा। क्या होगा, एक होगा ऑटोसोम और एक होगा ऑलोसोम। ऑटोसोम और एक होगा ऑलोसोम, ठीक ना। एक होगा ऑटोसोम और एक होगा ऑलोसोम। मान लीजिए यहाँ पे चाइल्ड है,
अच्छा, ऑटोसोम ऑलोसोम क्या होता है? जो ऑटोसोम होता है वो बच्चे के शरीर का निर्माण करता है, ठीक ना। जो ऑटोसोम होगा वो बच्चे के शरीर का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जो ऑलोसोम होता है ये बच्चे का जेंडर को डिफाइन करता है कि ये क्या होगा, क्या बनेगा, लड़की बनेगा कि लड़का बनेगा। लड़की लड़का का जो जेंडर होता है, लड़की लड़का बनने का, मेल बनेगा फीमेल बनेगा, उसका इन्फॉर्मेशन किसमें होगा, तो ऑलोसोम, ठीक है। और शरीर बनाने का इन्फॉर्मेशन किसमें होगा, ऑटोसोम, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है, किसमें, ऑटोसोम एक ऑलोसोम। तो शरीर बनाने का गुणसूत्र ऑटोसोम और जो लिंग डिफाइन करता है उसको ऑटोसोम ऑलोसोम, ठीक ना। इसको बोला जाता है ऑलोसोम, इसको बोला जाता है ऑलोसोम, ठीक है। ऑटोसोम ऑलोसोम, ऑटोसोम ऑलोसोम, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए इधर, ठीक ना। जो ऑटोसोम होता है इसमें 44 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जो ऑटोसोम होता है उसमें कितने गुणसूत्र हैं, तो 44 गुणसूत्र होते हैं। जो ऑलोसोम होता है इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और 2 क्या होंगे कि मेल होगा, मेल है तो मेल में क्या होगा, 2 को आप एक्स वाई जो लिखते हैं, ठीक है, उसी से कर लो। ये 44 है तो 44 को लिखने की जरूरत है नहीं, ये शरीर का निर्माण ही करेगा। इसमें भी 44 होगा, ये क्या करेगा, शरीर का निर्माण करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। जो ऑलोसोम होता है यही बच्चे के लिंग को क्या करता है, डिफाइन करता है कि ये महिला बनेगी या फीमेल बनेगी या मेल बनेगा, ठीक है। तो पुरुष में 2 गुणसूत्र कौन कौन होते हैं, तो इसको बताया जाता है एक्स वाई से, ठीक ना। जो मेल में 2 गुणसूत्र हैं ये ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। जो मेल में 2 गुणसूत्र हैं उसको एक्स और वाई से डिफाइन किया जाता है। जो महिला में 2 गुणसूत्र बचे हैं उसको एक्स और एक्स से बताया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक ना। ऑटोसोम में 44 गुणसूत्र होंगे और ये क्या करेगा, तो शरीर का निर्माण करेगा। ऑलोसोम में पुरुष में एक्स और वाई पाया जाता है, ये लिंग को डिफाइन करेगा। ये ऑटोसोम में 44 शरीर का निर्माण, और ये ऑलोसोम में एक्स और एक्स महिला में पाया जाता है, ये लिंग को निर्धारण करेगा। अब मान लीजिए बीच में इसको चाइल्ड डाल दिया जाए, बीच में क्या, चाइल्ड डाल दिया जाए। अब बताइए अगर इसमें समसूत्री विभाजन लगाया जाए तो इसका 46, इसका 46, तो बच्चे का 92, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये आपको, आप समझ रहे हो ना, ये ऑटोमेटिक ही प्रूफ है कि यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्री ही लगेगा, ठीक ना, अर्धसूत्री लगेगा। तो यहाँ से कितने गुणसूत्र जाएंगे, तो आप कहोगे 22, कितने जाएंगे, 22। इसका आधा जाएगा, इसका आधा, अर्धसूत्री मतलब आधा, तो इसका 44 का आधा कितना होगा, 22। यहाँ से कितना आएंगे, तो आप कहोगे 22, कितना हो गया टोटल, 44 हो गया। यहाँ से 22 और यहाँ से 22, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 44। बच्चे का शरीर का निर्माण हो गया, शरीर का निर्माण शुरू हो गया। अब मेल में एक्स और वाई होता है। अगर मान लीजिए कि बच्चे में एक्स चला गया, यहाँ से एक्स वाला गुणसूत्र चला गया, और यहाँ से तो एक्स ही है तो एक्स आएगा, तो ये क्या होगा, ये फीमेल होगी, क्या होगा, ये फीमेल होगी, क्या होगा, ये फीमेल होगी। ठीक ना, यहाँ तक दिख नहीं रहा, नीचे तक, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये फीमेल होगी, एक्स और एक्स होगा तो क्या होगा, फीमेल। इसमें आपको लिख दे रहे हैं फीमेल, ठीक है। कहने का मतलब है जब ऑलोसोम का 2 गुणसूत्र में से एक ही जाना है इसको, ठीक ना, तो एक्स जाएगा तो यहाँ से तो एक्स ही आएगा, तो एक्स एक्स मिलकर क्या होगा, फीमेल बना देगी, लड़की बना देगी। मतलब दोनों मिलकर शरीर का निर्माण तो हो ही रहा है, बस लिंग को निर्धारित करना है। तो अगर एक्स यहाँ से जाएगा और एक्स यहाँ से आएगा तो दोनों एक्स एक्स हो गए। यहाँ पे कितना गुणसूत्र हो गया, एक्स और एक्स 2 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र, तो 44 ये शरीर का निर्माण, और 2 गुणसूत्र इधर, 44 2 46, यानी बच्ची में जो फीमेल होगी तो ये भी क्या होगी, 46 गुणसूत्र का हो गई।
ठीक है, 46 गुणसूत्र हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ से y चला जाए, y चला जाए और यहाँ से x ही आना है, यहाँ से क्या होगा, x ही आएगा क्योंकि x ही है। तो यहाँ से y चला जाए और यहाँ से x चला आए तो ये भी 2 गुणसूत्र हो गया, 2 होगा ना, ये 2 गुणसूत्र होगा। और शरीर का निर्माण 44 और 2 ये क्या हो गया, ये मेल बनेगा, y और x है तो मेल में क्या होता है, मेल में देखो x y या y x, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, y x या x y मेल होगा। जब x y आता है तो मेल और x x होता है तो फीमेल, ठीक है। तो इसमें x y है तो ये मेल हो जाएगा, ठीक। और x और y 2 गुणसूत्र ये होगा। और 44 तो क्या होगा, शरीर का निर्माण कर रहा है। और 2 क्या कर रहा है, इसके लिंग का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, बता रहा है कि ये मेल होगा फीमेल होगा, ठीक ना, निर्धारित कर रहा है। तो ये 2 और ये 44 टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे 46। कोई कन्फ्यूजन इसमें, ठीक ना। यहाँ से y चला गया और यहाँ से x चला आया तो 2 हो गया, तो क्या हो गया 46। ये तो स्वस्थ बच्चों का है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से दोनों आ जाते हैं और यहाँ से एक आ जाता है तो एक बढ़ गया, 46 से एक बढ़ गया। कभी कभी ये होता है कि पुरुष में से दोनों नहीं गया और महिला का दोनों आ जाए, ठीक ना। मान लीजिए पुरुष का एक भी न जाए और महिला का दोनों आ जाए। तो आप सुने होंगे कि एक तो होता है पुरुष, एक तो होता ही है महिला और एक बीच में होते हैं सब, जिसको ट्रांसजेंडर बोला जाता है, ठीक ना। एक होता है महिला, एक होगा फीमेल और एक बीच में ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक ना। एक फुल्ली महिला टाइप के होंगी और एक फुल्ली क्या होंगे, पुरुष टाइप के होंगे। तो अगर पुरुष का दोनों चला जाए यहाँ पे, ठीक ना, और यहाँ से एक आए या न आए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसका y चला जाएगा तो वो ट्रांसजेंडर किसका होगा, तो किसका होगा भाई, पुरुष का होगा। और अगर यहाँ से दोनों आ जाए, यहाँ से x पहुँच जाए, यहाँ से दोनों आ जाए और यहाँ से x पहुँच जाए तो 3x हो गया, तीनों x मिल जाएगा तो ये भी एक किसको बनाएगा, तो ये महिला बनाएगा, लेकिन क्या होगा, ट्रांसजेंडर होगा। ट्रांसजेंडर में महिला बनाएगा, समझ में आ रहा ना। अगर ट्रांसजेंडर में y पहुँच गया तो पुरुष ट्रांसजेंडर होगा और y अगर नहीं पहुँचा, x पहुँचा तो क्या होगा, महिला ट्रांसजेंडर, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर यहाँ से दोनों पहुँच जाएंगे और यहाँ से एक भी ना आए तो क्या होगा, ठीक ना। फिर पुरुष में ट्रांसजेंडर और इसमें से दोनों आ जाए और इसमें से x चला जाए तो महिला में ट्रांसजेंडर, ठीक ना। जैसे x y दोनों चले जाए और इसमें से एक x आए तो क्या होगा, पुरुष में ट्रांसजेंडर। और इसमें से x जाए और यहाँ से दोनों x आ जाए तो क्या होगा, महिला ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का आप समझ गए ना। चलिए, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बच्चों में भी क्या होता है, 46 गुणसूत्र ही होते हैं, किसके नियम अनुसार, तो अर्धसूत्री नियम अनुसार या मियोसिस के अनुसार, ठीक ना। अब चलिए, कुछ सिंड्रोम होता है, जैसे क्या होता है कि गुणसूत्र कभी ज़्यादा आ जाए या गुणसूत्र कम आए तो उसकी वजह से कुछ सिंड्रोम हो जाता है, बीमारी हो जाता है, ठीक ना। उसी को बीमारी को सिंड्रोम बोला जाता है। तो थोड़ा समझते हैं इसको, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक ना। ये 3-4 टाइप का होता है, 4 टाइप का, ठीक ना। मुख्य 4 प्रकार के होते हैं सब। तो मानव में, जैसे ये मानव में सिंड्रोम होता है और गुणसूत्र के कारण होता है, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है टर्टर, टर्टर नहीं, टार्नर, टार्नन, ठीक है, टार्नन। एक होता है टार्नर, ठीक है। टार्नन को क्या बोला जाता है भाई, इंग्लिश देख लीजिएगा इसका, टार्नर क्या होता है, हमें भी भूल गया है। दूसरा होता है क्लीन फिल्टर, क्या होता है, क्लीन फिल्टर। एक होता है टार्नर, एक होता है क्लीन फिल्टर और तीसरा होता है डाउन्स,
क्या होता है, डाउन्स। तीसरा होगा डाउन्स। और चौथा होता है टार्टर, क्लिनफेल्टर, डाउन्स, और एक होता है पटाऊ। क्या होता है, पटाऊ। एक होता है पटाऊ, डाउन्स, क्लिनफेल्टर, टार्टन, टार्नर, ठीक है ना। टार्नर, क्लिनफेल्टर, डाउन्स और पटाऊ, ठीक है ना। ये टार्नर जो होता है ये सिर्फ फीमेल में होगा। किस में होगा, फीमेल में होता है, ठीक ना। और इसमें 46 गुणसूत्र के जगह कितना होगा, 45 गुणसूत्र हो जाता है, ये कम हो जाता है, ठीक है। इसमें 46 गुणसूत्र के स्थान पर कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। जब ये होता है 45 गुणसूत्र होता है तो औरतों में बाझपन आ जाता है, जैसे उनको बच्चा पैदा नहीं होगा पूरा जीवन, ठीक ना। इसका और भी कारण होता है, ठीक ना, जैसे कि साइकिल वगैरह होता है या कुछ और दिक्कत हो जाए, ठीक ना, तो उसके कारण भी होता है। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है तो नहीं सही रहता है, ठीक ना। तो ये भी एक कारण है। ये नहीं कह रहे हैं कि जिसको बच्चा ना हो उसका मतलब कि वो इसका ही शिकार है, ठीक ना, ऐसा नहीं है। मतलब ये भी एक कारण है। जैसे कह दिया जाए कि आपको बुखार है, ठीक ना, तो ये नहीं है कि मतलब जैसे कह दिया जाए कि आप बीमार हैं, आपको बुखार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाइफाइड ही बुखार है, ठीक ना। कुछ भी हो सकता है, कोई भी बुखार हो सकता है, ठीक ना, मलेरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि टार्नर अगर सिंड्रोम किसी में है तो उस औरत को बच्चा आजीवन प्राप्त नहीं होगा, ठीक ना, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। उसमें कितना गुणसूत्र होगा, 45। अब ये मत कहिएगा कि गांव में किसी औरत को कोई बच्चा नहीं है तो इसका मतलब यही कारण है, ठीक ना। उसका और भी कारण होता है, ठीक ना, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि आप इसी पर बस मत कर लीजिएगा कि गुणसूत्र के कारण ही नहीं हो रहा है, ठीक ना, और भी कारण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बांझपन दिखता है। क्या दिखेगा, बांझपन। देखिए अगर कोई दिक्कत होगा, कोई बीमारी वगैरह होता है, साइकिल वगैरह सही नहीं रहता तो उसके लिए दवा हो जाता है। जब दवा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब गुणसूत्र ही कम हो जाए तो ये कौन सी दवा से आएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर गुणसूत्र ही कम हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक ना, उसमें कोई इलाज नहीं हो पाता है। गुणसूत्र भाई कहाँ से लेके आएगा, कैसे लगाएगा उसमें, तो कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक ना। इसको बोला जाता है बांझपन हो जाता है, ठीक ना। क्लिनफेल्टर क्या होता है कि ये मेल में पाया जाता है, ठीक ना, और इसमें 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 गुणसूत्र आ जाते हैं, ठीक ना। 46 गुणसूत्र के स्थान पर कितने, 47। 46 गुणसूत्र की जगह कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक ना। 46 गुणसूत्र की जगह पे 47 हो जाता है। जब ये दिक्कत आता है, जब इसका गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, क्लिनफेल्टर सिर्फ मेल में ही होता है, ठीक ना, और इसमें 46 गुणसूत्र होता तो नॉर्मल होता, ठीक ठाक रहता, लेकिन 46 से एक बढ़ जाता है तो ये 47 गुणसूत्र हो जाता है। जब इसमें 47 गुणसूत्र होगा तो इसमें क्या होगा कि नपुंसकता की दिक्कतें देखी जाती है, ठीक ना। नपुंसकता की दिक्कत होती है, ठीक ना। जिस पुरुष में नपुंसकता की दिक्कत होती है तो उसमें हो सकता है कि ये गुणसूत्र का दिक्कत हो, बचपन से ही होगा वो, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि बीच में, बचपन से ही होगा। कुछ लोग तो बीमारी के कारण भी होता है, ठीक ना, तो वो अलग बात है, लेकिन ये भी एक कारण है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। कि किसी को ये भी होता है कि किसी को बीमारी की वजह से, ठीक ना, बहुत सारे नशा वगैरह करते हैं तो कुछ लोग उसका शिकार हो जाते हैं, या कुछ बीमारी की वजह से हो सकता है उनका कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक ना, तो वो भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक कारण होता है कि अगर गुणसूत्र में 46 के स्थान पर 47 हो जाए तो पुरुष में नपुंसकता आ जाती है, ठीक ना, और ये बचपन से होता है, ठीक ना। एक होता है डाउन्स। ये क्या होता है कि महिला यानी फीमेल और मेल दोनों में होता है, ठीक ना, दोनों में हो जाता, पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है और इसमें भी गुणसूत्र कितना होगा, 47 गुणसूत्र होता है, ठीक ना।
इसमें भी गुणसूत्र क्या होता है 47 हो जाता है। तो जब इसमें 47 होगा तो इस सिंड्रोम में क्या होता है कि शरीर का बनावट ही अलग हो जाता है थोड़ा सा, ठीक ना, बदल जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि कई लोग होते हैं गांव में कि खूब लंबे हो जाएंगे, ठीक ना, और उनका चेहरे का बनावट बहुत अजीब हो जाता है। चेहरे का बनावट जो होगा, शरीर का बनावट बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, हाथ पैर, चेहरा के आँख बहुत बड़ा हो जाएगा, चेहरा पचका रहेगा, कहीं हड्डी जैसे निकली रहेगी, ऊंचा खाल ऐसा हो जाता है, गड्ढा टाइप का हो जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंच हो जाएगा, ललाट एक सही परफेक्ट शेप नहीं रहता है, कहीं धंसा रहेगा, कहीं ऊंचे रहेगा, ठीक ना। और जो ऊपर का होठ रहता है ये मोटा हो जाता है, ठीक ना। जैसे सूखा परवर आप कह लीजिए, सूखा परवर होता है ना, जब परवर थोड़ा सा क्या होता है इस शेप में होता है, इस शेप में होगा, तो जब सूख जाता है तो ये पिचक जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा उस टाइप का मोटा हो जाता है, ये ऊपर का होठ जो होगा वो क्या होगा, मोटा हो जाएगा। किसमें, ये डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में जो ऊपर का होठ होता है वो मोटा हो जाता है और परवर टाइप का हो जाता है, ठीक है। परवर टाइप का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि वैसे ही मोटा होगा और उसे खराब लगता है, ठीक ना। कहने का मतलब ये है कि जब ये डाउन सिंड्रोम होता है तो शरीर की बनावट में विकृति आती है। विकृति मतलब कमी या खराबी होती है, ठीक ना। जो शरीर का बनावट होता है उसमें क्या होगा, कमी होगा, विकृति होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में क्या होगा, विकृति होगा, क्या होगा, विकृति होगा, ठीक ना। अब लास्ट ये है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, ठीक ना। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या होता है, 47 हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये गुणसूत्र वाला दिक्कत होगा, पटाऊ सिंड्रोम हो जाएगा किसी को, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर का होठ रहेगा ना वो कट जाएगा, ठीक ना। ऊपर का जो होठ रहता है, देखे होगे कई लोगों का, आप गांव में या कहीं बगल के गांव में या कहीं शहर वगैरह में देखे होगे कि किसी किसी का यहाँ से होठ कट जाएगा और कट के नकाम ऐसे सट जाता है, ठीक ना। कहीं नकाम सट जाएगा, कहीं होठ कट के 2 भाग हो जाएगा, ठीक ना। वो बचपन से ही हो जाता है, ठीक ना। तो ये कट जाता है या फिर नाक में सट जाता है, तो ऐसा दिक्कत होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है पटाऊ सिंड्रोम की वजह से, ठीक ना। इसमें ऊपर के होठ जो होंगे, जो होठ होंगे वो क्या होते हैं, कट जाते हैं, क्या हो जाती, कट जाएंगे। ऊपर के होठ क्या होंगे, कट जाएंगे, ठीक ना। तो आपको ये जो होता है सेल डिवीजन, ठीक है, इसको हमने अच्छे से बताने की कोशिश की। इसके बाद और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। इसमें ये मुख्यतः 4 बीमारियां होते हैं, कौन कौन, तो टर्नर, क्लिनफेल्टर, डाउन्स और पटाऊ, ये 4 सिंड्रोम है। इसके बारे में बता दिए आपको क्या होता है, कैसे होता है, ठीक ना। ट्रांसजेंडर के बारे में बता दिए, कोशिका विभाजन के बारे में बता दिए, ठीक ना। ये सारा चीज़ आपको बता दिए। अब आपका कोशिका का जो आपको शुरू किए थे कोशिका, वो कोशिका अब हम समाप्त कर देंगे, ठीक ना। ये कोशिका का जो चैप्टर है वो क्या हुआ, पूरा हो गया, ठीक ना। यहाँ तक कोशिका में कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ठीक है। उसको हम देख लेंगे और उस पर क्या करेंगे, कोई वीडियो बना देंगे या वहीं पे सलूशन दे देंगे, ठीक ना। आपको जो भी दिक्कत होगा आप उसमें बता सकते हो। आपका जो कोशिका वाला चैप्टर है, सेल वाला चैप्टर है, वो क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आगे देखा जाएगा आगे क्या पढ़ा जाए, तो आगे हम पढ़ेंगे मानव कंकाल के बारे में, ठीक ना। मानव स्केलेटरी सिस्टम, जो सिस्टम होता है स्केलेटरी, मानव की हड्डियाँ, तो अब उसके बारे में पढ़ा जाएगा और अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, नमस्कार। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, चलिए।